हेलो एमएससी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो देखिए एक बार मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देती हूँ। सिलेबस पे आप देखेंगे हमारा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ली, स्टेट एंड पार्ट डिपेंडेंट फंक्शन पढ़ लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क डन, एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड कंपेंशन। इसके लिए वर्क डन वाला जो है, ये वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल पे। और आप देखिए इतना पोर्शन अगर हम लोग स्किप करें, ठीक है, ये सब हमने साथ साथ पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे आपको एंट्रोपी एंड इट्स कैलकुलेशन, रेसिडुअल एंट्रोपी, ये भी मिलेगा। तो आपने क्या है, ये सारा पोर्शन एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है, आगे पीछे पढ़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे माइंड से चीजें निकलने लगेगी। तो इतना पोर्शन हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे को ये स्टार्ट करेंगे, बट आज की वीडियो पे हमने इसके बाद जो लॉज दिए हुए, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है। ओके, और विद देयर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मैं आप ही के लिए बता रही हूँ। देखिए आप अगर सिलेबस देख रहे हो, सॉरी पेपर्स देख रहे होंगे, तो आपको वहां लिमिटेशंस मिल रही होगी बार बार। अगर आपसे बोला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए, तो उसके साथ उसकी लिमिटेशंस भी पूछी जाएगी, तो हम सब चीजें कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो आज की वीडियो पे फर्स्ट और सॉरी जीरो और फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, सेकंड वीडियो पे हम लोग सेकंड एंड थर्ड लॉ की बात करेंगे। ओके, वरना वीडियो काफी लेंथी हो जाती है और बोरिंग सी लगने लगती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारी है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला लॉ है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो पहले आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि होता क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा बोलता है कि सपोज करिए तीन सिस्टम है। ओके, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। आपको इतना मालूम है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, तो तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो ये बोलता है कि तीनों सिस्टम, जैसे ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो ऑब्वियस सी बात है बी और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, तो तीनों सिस्टम जब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो इन तीनों सिस्टम के टेम्परेचर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में भी, यानी कि इन सबके टेम्परेचर भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो रहा है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही चीज बताता है कि अगर तीन सिस्टम एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी कि आप बोल सकते हैं ए और बी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है और ए और सी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे। और अब ये जब तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो इनके टेम्परेचर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि तीनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होंगे। इतनी चीज क्लियर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी के लिए, यहाँ पर को मैंने मटेरियल ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर शेयर कर लूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। ओके, तो यहाँ लिखा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बोल रहा है इन द ईयर ऑफ 1931 की बात है, जब आर एच फोलर जो हमारे एक साइंटिस्ट थे had proved the first law of proved one law of thermodynamics which is termed as the zeroth law of thermodynamics according to this law। देखो तो क्या बोल रहे हैं, 1931 की बात है, जो आर एच फ्लोवर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया था। ठीक है, एक दिया था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका नाम पड़ा बाद में, जिसको बोला गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होता क्या है, ये बोल रहा है इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटेड विद द थर्ड सिस्टम, देन देयर विल बी आल्सो ए थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी कि जब दो सिस्टम ए और बी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, एंड ए एंड सी भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो बी और सी भी क्या है, क्योंकि देखो ए बी के साथ भी है और ए सी के साथ भी है, तो इसके ए की वजह से क्या है, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम में आने की वजह से इन सबके क्या होता है, टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया वो भी इक्वल हो जाता है, एंड इसकी वजह से आप बोल सकते हैं ये सब के सब क्या है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ओके, अब देखिए आपको ना थोड़ा ये चीज पे माइंड पे रखनी होगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको क्या एमएससी लेवल पे थोड़ी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना होता है। ओके, तो आप यहाँ पर आगे देखेंगे, अब लिखा हुआ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, देन आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे टीचर को। इस पर लिखा है इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, अगर सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, और सिस्टम बी जो है वो भी क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है देन अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। देन क्या है, जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सिस्टम बी और ए भी क्या है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। बोल रहा है ए भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, बीसी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थे,
बट अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ क्या बोला जाएगा कि ए और बी भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है? ओके देन यहाँ पर को क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर को एक और चीज से आपने समझाना है, ऐसे लिखा है नाउ सपोज ऐसे क्या, लेट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इज टी ए। सपोज तीन सिस्टम जैसे हमने ऊपर लिए थे, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। ओके सिस्टम ए का टेम्परेचर क्या है, टी ए। ओके सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी इज टी बी, ये सिस्टम बी है, इसका टेम्परेचर है टी बी। ओके देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी इज टी सी, इसका टेम्परेचर क्या है, टी सी है। इफ ए टी ए इज इक्वल टू टी सी, अगर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, TB इज इक्वल टू TC, यानी कि TB और TC भी एक दूसरे के इक्वल है, देन ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ TA इज इक्वल टू क्या होगा, TC। तो यहाँ पर लिखा है देन अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ सिस्टम A विल बी इक्वल टू अ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम B, यानी कि TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TA हो जाएगा, यानी कि TA इज इक्वल टू क्या हो गया, TB हो गया। इतनी चीज क्लियर है? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यही बताता है कि जब तीन सिस्टम, दो सिस्टम भी बोल सकते हैं, जैसे हमने क्रॉस कंजुगेशन में पढ़ा था इससे पहले ऑर्गेनिक में, कि दो सिस्टम एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में, बट क्या है तीसरे वाले, मतलब ये दोनों आपस में कंजुगेशन में, ये दोनों आपस में कंजुगेशन में, देन ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में आ जाएंगे। ओके तो क्या बोलता है जीरोथ लॉ कि अगर दो सिस्टम एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, ये दोनों इक्विलिब्रियम में, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है तो ये था जीरोथ लॉ, होप इतना समझ में आया हो आपको। ठीक है तो ये आपने इतनी तो थ्योरी और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, देन आपने क्या करना है, इसकी लिमिटेशंस लिखनी है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। ओके तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या रहेंगी, तो इसमें लिखा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट टेल अबाउट द इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। इट डज नॉट गिव एनी क्लू how heat is being transferred and it does not speak about the energy conservation. Okay तो क्या है, इसने क्या है ना तो ये बताया कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, जब इनका टेम्परेचर इक्वल है, बोल रहा है कि तीनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल है, बट टेम्परेचर इक्वल होगा तो हीट का ट्रांसफर तो होगा, तो हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ उसके बारे में भी बात नहीं की, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि डज नॉट स्पीक अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन। ओके एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की थी। ओके नेक्स्ट बोल रहा है लिमिटेशन ऑफ जीरोथ लॉ इज दैट इट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम द अदर लॉ एंड इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके तो देखिए इक्विलिब्रियम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपने 11th जब 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर था वहां हमने पढ़े हुए थे, बट यहाँ पर कोई ये जो लॉ है बोल रहा है, एक तो पहली चीज की इसका कोई डेरिवेशन भी नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता जैसे बाकी लॉ के होते हैं, ठीक है ना, इसका कोई डेरिवेशन है, इसके लिए कोई डेरिवेशन बनाया गया था, और ना इसका अलग फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला ही नहीं होगा तो डेरिवेशन कैसे होगा, ना इसका कोई फॉर्मूला है ना इसका कोई डेरिवेशन है। ओके दूसरी चीज इस ये क्या है, ये सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरे इक्विलिब्रियम में इसका यूज नहीं होता। ओके तो ये दो क्या है, दो क्या है, ये चार हो जाता है, ये इसका क्या है लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतनी चीज क्लियर है? कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है नाउ अब है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी अब है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी ऑफ ए यूनिवर्स रिमेन्स सेम, यानी कि जैसे आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बोलता है कि एनर्जी क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक टाइप की एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन एनर्जी क्या है ना कभी क्रिएट कर सकते हैं ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोल रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन सेम। एक यूनिवर्स, जैसे हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाला जब हमने फंडामेंटल पढ़ा था तब मैंने आपको बताया ये हमारा यूनिवर्स होता है, इसके अंदर हमारा होता है सिस्टम जिसके अंदर हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा। ओके ये बचा होता है, ये होता है सराउंडिंग। ठीक है तो ये बोल रहा है कि यूनिवर्स जो है इसकी एनर्जी क्या होता है, हमेशा सेम रहती है, इसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, इट मे बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये यूनिवर्स है, ओके ये आपका सिस्टम है, ये सर्किल आपका क्या है, सिस्टम है, ये है आपका सराउंडिंग, और ये ओवरऑल क्या है,
यूनिवर्स है, तो ये बोल रहा है कि यूनिवर्स की एनर्जी, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ना ये कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है ना कभी क्रिएट हो सकती है, बट ये क्या होती है, ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती है, यानी कि ये सिस्टम से सराउंडिंग में चलेगी, सराउंडिंग से सिस्टम में चलेगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहती है, ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है ना कभी क्रिएट हो सकती है। ओके, तो यहाँ लिखे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स सेम थ्रू इट मे बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि ये सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रही है, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, ना ये क्रिएट हो सकती है लेकिन ना ये कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, इसीलिए इसको क्या बोला गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको दूसरा नाम से बोल सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, और करके भी एक और डेफिनेशन के थ्रू आप समझा सकते हैं टीचर को, इसमें लिखा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म ही तो है, एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड देयरफॉर सब्जेक्टेड टू अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस मीन्स दैट द एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी की बात कर रहा है, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन हाउएवर बी ट्रांसफर फ्रॉम ए वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि ये पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर हो सकती है, बट इसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाके कन्वर्ट हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी कि एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, बट इसको आप ना डिस्ट्रॉय करेंगे ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। देन क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन, अब देखिए मैंने जैसे आपको जीरोथ लॉ में बताया था कि जीरोथ लॉ के ना कोई डेरिवेशन होता है ना कोई फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला ही नहीं है तो उसको डिराइव करेंगे कैसे, तो डेरिवेशन भी नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पहले थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करना है, देन इसका फॉर्मूला भी होता है और इसके लिए डेरिवेशन भी होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर उसको आप रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि ये क्या हो गया, डेल्टा यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। ओके, यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू मतलब क्या हो गया, डेल्टा मतलब चेंज, तो ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू मतलब होता है चार्ज यानी कि हीट। ओके, और क्यू मतलब होता है हीट, मतलब कि हीट कितनी थी सिस्टम में, और डब्ल्यू मतलब हो गया वर्क डन। ओके, तो वर्क डन हो गया, तो आप इसके एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, second law of first law of thermodynamics is defined as the change in internal energy is equal to heat added minus work done by the system. Okay, तो आप इसको एक और डेफिनेशन के थ्रू ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले को हमने डिराइव कैसे करना है, ओके, इस फॉर्मूले को हमने डिराइव करना है, देखो कैसे, अब इसका आ गया डेरिवेशन। ओके, तो डेरिवेशन में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या, अभी तो आप पहला पहला डेरिवेशन देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। ओके, बट आगे को क्या आपको बहुत सारे डेरिवेशन देखने हैं, तो मैंने आपको चीजों को सिंपल करके लिखा है, यानी कि आपको पॉइंट्स में चीजें दी हुई है, पॉइंट से क्या चीजें आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए डेरिवेशन में क्या है, सिंपली बोल रहा है सपोज अ सिस्टम इन अ स्टेट ए हैविंग इंटरनल एनर्जी ई है। सपोज क्या आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक आपका सिस्टम है जिसे आपने सिस्टम ए कहा, इसकी इंटरनल एनर्जी है ई है, ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी है ई है। ओके, इट अंडरगोज अ चेंज इनटू अनदर स्टेट, ये क्या है, स्टेट ए से क्या है स्टेट बी में चले गया, दूसरे स्टेट में आ गया स्टेट बी, इसको बोलते हैं स्टेट बी। अब क्या, जब ये स्टेट बी में आया, ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट बी, इसने क्या किया, कुछ एब्जॉर्ब किया स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, इसने कुछ अमाउंट की हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पर को क्या है, इंटरनल एनर्जी के साथ क्या है, हीट ऐड होगी, पहले इंटरनल एनर्जी ई ए थी, बट इसने जब स्टेट ए से स्टेट बी में ट्रांसफर किया तो इसको कुछ अमाउंट की हीट भी मिली, यानी कि अब इसके पास ओवरऑल क्या हो गया, ए प्लस क्यू, क्यू मतलब हीट, तो क्या होगा, नेट अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी ये स्पेलिंग देख लेना है। ओके, तो नेट अमाउंट ऑफ हीट इन ए सिस्टम, पूरे सिस्टम में टोटल अमाउंट की हीट कितनी हो जाएगी, ए प्लस क्यू, कुछ ऐसी हो जाएगी। क्यू यहाँ पर को कैपिटल से दिखाना, ठीक है, ये स्मॉल हो गया, ये टाइप करते समय प्रॉब्लम आ जाती है, तो ई है। ओके, तो ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। ओके, अब देखिए दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये ट्रांसफर हुआ स्टेट ए से स्टेट बी में, द सिस्टम माइट ऑल्सो परफॉर्म सम वर्क, कुछ वर्क भी तो हुआ, ये स्टेट ए में था, इसने कुछ वर्क डन किया, देन ये स्टेट बी में गया। तो ये बोल रहा है इफ ई बी, अगर हम लोग ई बी की मतलब कि स्टेट बी की बात करें, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, ई बी होगी, जैसे इसकी ई ए थी, इसकी ई बी है, तो अगर स्टेट
बी की इंटरनल एनर्जी EB है। देन ये बोल रहा है जब ये स्टेट ए से स्टेट बी में गया तो इसने कुछ अमाउंट का वर्क किया, तो यहाँ पर लिखा है इफ EB इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन स्टेट बी, स्टेट बी में जो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है, EB है। देन द नेट एनर्जी आफ्टर चेंजिंग वुड बी, अब क्या इसने कुछ वर्क तो किया, तो क्या होगा, अब इसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, आप EB के साथ इसका वर्क डन जोड़ देंगे, क्योंकि क्या है वर्क डन भी तो इसने कुछ किया, जब इस स्टेट ए से स्टेट बी में आया कुछ वर्क डन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, EB प्लस W, ये होगी इक्वेशन आपकी सेकेंड। ओके, देन आपके दो इक्वेशन आ गई, एक तो फर्स्ट स्टेट की इंटरनल एनर्जी, एक तो दूसरे स्टेट की इंटरनल एनर्जी, इसने क्यू अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब की और इसने कुछ वर्क डन किया, तो दो इक्वेशन आपकी क्रिएट होगी। ओके, अब देखो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि अकॉर्डिंग टू अ फर्स्ट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे, आप जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो आपका क्या होगा, डेल्टा ई, देखो ये EA प्लस क्यू इज इक्वल टू EB माइनस EB प्लस W। ओके, इतना हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम इक्वल इक्वल चीजों को जब मैथ्स में क्या कर सकते, एक साइड ले लेते, तो ये हो गया EA, अब ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q, यहाँ पर आ गया माइनस क्या हो जाएगा, देखो Q यहाँ पर प्लस में है तो आपने इसको आगे ले लिया तो Q माइनस क्या हो गया, W हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, EA माइनस EB क्या हो जाएगा, डेल्टा E हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो आपका क्या हो गया, ये डेरिवेशन हो गया फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप देखेंगे ऊपर हमने इसका फॉर्मूला कैसा निकाला था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। देखिए इंटरनल एनर्जी को आप यू से भी और ई से दोनों के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो नीचे आप जहां हम लोग ई ले रहे थे वहां आप यू भी ले सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर डेल्टा यू है, इसको आप डेल्टा ई भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो देखिए नीचे यही आया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ओके, तो ये था डेरिवेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आई, इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे देखिए, ठीक है, अब है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकालना है, इनका डेरिवेशन करना है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो डेरिवेशन था ये किसके लिए था, ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए था, ओपन और क्लोज सिस्टम। अभी आपको समझ में आएगा कैसे बोल रही हूँ मैं। और अब हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, हमने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, बोला था कोई ऐसा सिस्टम जिससे क्या है ना आप बाहर को हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं, ना इस सिस्टम से बाहर को कोई मैटर का ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि इस सिस्टम से कुछ भी हीट और मैटर कुछ भी बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना बाहर से अंदर आ सकता है। ओके, ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए अगर मैं आपको इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन क्या थी फर्स्ट लॉ की, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यानी कि यहाँ पर को ना कोई हीट, देखिए यहाँ पर को क्या है, मैटर को तो आप नेग्लेक्ट कर लीजिए क्योंकि मैटर का कुछ काम नहीं है अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हीट में कोई चेंज भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ भी चीज ट्रांसफर नहीं आई। तो क्या होगा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि आपने यहाँ पर को क्यू के बदले क्या लिख देना है, जीरो, क्योंकि हीट में कोई चेंज ही नहीं आया। तो आइसोलेटेड सिस्टम के केस में क्या होगा, यहाँ पर लिखा है देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। तो ये आपका पूरा अगर सपोज ये यूनिवर्स है, ये आपका सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर कोई हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आपने क्या लिख देना है, बिकॉज डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि यहाँ पर को क्या हीट का ट्रांसफर नहीं है तो डी क्यू की वैल्यू क्या रख देनी है आपने, जीरो। तो इक्वेशन क्या आई थी हमारी, इक्वेशन आई थी ए सिस्टम ए की बात थी, सिस्टम बी की इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, क्यू माइनस डब्ल्यू। ओके, तो यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, तो हमारा क्या आ रहा था, डेल्टा ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यानी कि अब आपने क्या है, इसको आप डी में लिखेंगे, यानी कि चेंज इन क्या, हीट माइनस चेंज इन वर्क डन। ओके, तो क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू। तो क्या हो गया, सिंपली डेल्टा ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ओके, तो ये किसके लिए इक्वेशन होगी, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम की इक्वेशन हो गई ये। डेल्टा ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन वर्क डन। ओके, तो ये है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों बोला मैंने, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में आपने डी क्यू की वैल्यू रखनी जीरो। बट क्या है, ओपन और क्लोज सिस्टम में हीट का ट्रांसफर हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर को वैल्यू आपने कुछ भी जीरो नहीं रखनी, इसकी वैल्यू कुछ होगी वो आपने यहाँ पुट कर लिया। ओके, तो इतनी चीज समझ में आए, तो ये है इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो आपने ओपन क्लोज सिस्टम के लिए दिखाना है और ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ओके, देन हम आगे को बढ़ते हैं। लास्ट चीज है हमारी लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या होती है, यहाँ पर मैंने 6 लिमिटेशंस लिखी है, आई थिंक इतना इनफ रहेगा आपके लिए।
तो 6 लिमिटेशंस पे देखिए लिमिटेशंस क्या है। पहले लिमिटेशन बोल रहा है द लिमिटेशन ऑफ अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द सोर्स ऑफ हीट एंड द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ओके, यानी कि फ्लो ऑफ हीट। तो बोला देखो फर्स्ट लॉ हमने क्या बोला, एनर्जी या फिर हीट जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेकिन वो क्रिएट भी नहीं होगी, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये भी नहीं बताया कि हीट जो हमारी क्रिएट हो रही है, यानी कि जो हमारा हीट है, जो हमारी एनर्जी है, उसका सोर्स क्या है, उसके बारे में बात नहीं की थी। ना इन्होंने डायरेक्शन, यानी कि हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट हो रही है, बट उसकी फ्लो का डायरेक्शन के बारे में भी बात नहीं की थी। ओके, सेकंड बोल रहा है इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसीड और नॉट। यानी कि इन्होंने क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी कि जो प्रोसेस खुद प्रोसीड होती रहती है, ठीक है, कोई बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस इसका उल्टा हो गया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोल रहा है ये भी नहीं बताया कि ये जो प्रोसेस चल रही है ये हमारी स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, रिवर्सिबल होगी या फिर नॉन रिवर्सिबल होगी। ओके, अगला बोल रहा है दिस डज नॉट एक्सप्लेन द नेचुरल प्रोसेसेस यूनिडायरेक्शनल। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि नेचुरल प्रोसेस यानी कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, तो आप देखेंगे नेचर में जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है वो सब स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद पे खुद हो रही है, हम तो कुछ नहीं करते। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड क्यों करती है, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। अगली चीज बोल रहे दिस लॉ says that all form of energy is interconverted but does not explain the extent and ease of convertibility of one form to another। तो ये बोल रहा है जैसे हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि एक एनर्जी का फॉर्म, यानी कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इतना तो उन्होंने बताया। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक और कैसे, मतलब कि एक्सटेंड एंड एज, यानी कि कब तक एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन्होंने ना एक्सटेंट एंड एज ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ अ वन फॉर्म टू अनदर ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट बोल रहे हैं वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ हीट कंप्लीटली बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू अ वर्क। तो देखो ये क्या होता है ना, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये भी था कि वर्क क्या है, कन्वर्ट होता है हीट में। ओके, बट हमें पता है हीट कभी भी देखो वर्क तो हमारा कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा हीट में, बट हीट कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट कन्वर्ट नहीं होती है वर्क में। समझ में आ रहा? तो विदाउट लिविंग अ परमानेंट इफेक्ट, कोई इफेक्ट को छोड़े बिना। दिस एब्जॉर्वेशन, यानी कि ये जो लाइन थी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग थी कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ हीट बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू अ वर्क। यानी कि आप वर्क को क्या कर सकते हैं, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट को पूरी तरह कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, ये लाइन दी गई थी किसको, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पर इसको इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो यहाँ पर लिखा है, अगर हम लोग एक्चुअल यानी कि जो प्रैक्टिकली सोचे तो इसमें लिखा है हीट डज नॉट कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू अ वर्क। कभी भी हीट क्या है पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्यों? इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल टू कन्वर्ट अ होल हीट इनटू अ वर्क, क्योंकि क्या है देन वी ड्राइव अ शिप अक्रॉस द ओशियन बाय एक्सट्रैक्टिंग ए हीट फ्रॉम द वाटर ऑफ द ओशियन। तो ये बोला अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, अगर हम लोग जो ओशियंस हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, उसमें जो हमारी शिप मूव करती है उस पे क्या करते, जो वाटर है उसमें, जो ओशन का जो वाटर है उसके हीट के, अगर हीट से हीट अगर वर्क में कन्वर्ट हो जाता तो ओशन के वाटर की जो हीट है, उससे जो हीट क्रिएट हो रही है, उससे जो एनर्जी निकल रही है, उसको आप क्या कर सकते हैं, वर्क में कन्वर्ट कर सकते थे और शिप खुद ब खुद चलती, ऐसा कुछ होता। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस की बात ये कर रहा है, और ये जो इन्होंने लाइन दी थी ये इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं की थी। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये थी इसके लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो काफी लेंथी हो रखी है, तो हम क्या करेंगे, वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग सेकंड एंड थर्ड लॉ की बात करेंगे और लॉज को कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा कुछ। ठीक है, और ये पीडीएफ तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, बट क्या है ना, आपने इसे प्रॉपर लिखना है। ठीक है, जैसे जीरोथ लॉ में आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, देन इसकी लिमिटेशंस लिखना, मतलब कि चीजों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेस करना, तो अच्छे नंबर्स भी मिलेंगे। फर्स्ट लॉ है, देन इसकी थ्योरी लिखना है, देन आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखिए, रिप्रेजेंटेशन के बाद भी इसकी एक डेफिनेशन, यानी कि इससे जो डेफिनेशन क्रिएट हो रही है वो लिखिए। देन आप इसका डेरिवेशन बताइए, ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, देन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, देन इसकी लिमिटेशन देखिए। पूरे मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो हम वीडियो को अभी यहीं पे फिनिश करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मे बी थोड़ी हेल्पफुल भी रही हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।